हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार नोवा। स्टार नोवा में आपका स्वागत है। आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग को करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप लोग एंजॉय करेंगे। देखते हैं आगे इस चैप्टर के बारे में। फर्स्ट हेडिंग है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। ये जो हमारा नया देश बन रहा था उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। आप सबको पता है कि हमारा देश 14 टू 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, यानी जो हमारा 14 की नाइट में आज़ाद हुआ था। तब हमारे यहाँ 15 की डेट हो गई थी, इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। जबकि पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस है वो 14 अगस्त को होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो टाइम गैप होता है ना, उसकी वजह से होता है। तो हमारे यहाँ उस समय 15 तारीख हो गई थी और पाकिस्तान में उस समय 14 थी। इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे का डेट अलग अलग है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी रात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी एक स्पीच डिलीवर की थी, द टेरिस्ट विद डेस्टिनी, यानी डेस्टिनी से भेंट। तो नेक्स्ट है इसमें, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस इन द नेशनल मूवमेंट देयर वाज कंसेंसस ऑन एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग इट वर्क फॉर गुड ऑफ ऑल स्पेशली द पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था आज़ादी के लिए, उस समय बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय थी कि हमारे देश में, हम अपने देश में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें ये चीज़ें रखेंगे, ये चीज़ें रखेंगे। तो जो वॉइसेस थी सबकी अलग अलग थी, यानी डाइवर्सिटी थी। बट सभी लोगों की सहमति इस बात पर थी कि हमारा जो गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। और ये भी इंश्योर किया गया था कि हम लोग जो है सभी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, गुड ऑफ ऑल, स्पेशली द पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड, खासकर जो गरीब हैं और सामाजिक रूप से जिनको फायदा नहीं पहुंचा है, डिसएडवांटेज हैं, अलाभ, जो लाभ की स्थिति में नहीं है, जो पिछड़े हैं सामाजिक रूप से, इनके लिए हम सब लोग काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। नेक्स्ट है, द पीरियड फॉलोइंग इंडिपेंडेंस वाज सीन एज अ टाइम टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम, यानी आज़ादी के बाद जो होता है हमारे पास एक फुलफिल करने का, एक जो हमने प्रॉमिस किया था फ्रीडम का, और स्पेशली इम्फेसाइजिंग डेमोक्रेसी एंड सोशल वेलफेयर, इन सबको हमें पूरा करना होगा। नेक्स्ट हमारा, फ्रीडम केम विद पार्टीशन विच रिजल्टेड इन लार्ज नंबर वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड चैलेंज द वेरी आइडिया ऑफ सेकुलर इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ तो हमारे साथ एक बहुत ही ट्रेजेडी हो गई, बहुत दुखद घटना हुई कि जैसे ही हमारे देश ने जन्म लिया, हमारा देश टू पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान। तो किसी भी देश के लिए आज़ाद होना एक बहुत बड़ी खुशी होती है, बट साथ में ही एट अ टाइम, आज़ादी के टाइम ही उस देश का पार्टीशन हो जाना बहुत बड़ी दुखद घटना होती है ये। तो वही हमारे साथ हुआ, जब देश पार्टीशन हुआ देश का आज़ादी के साथ, तो साथ में हमने लार्ज स्केल वायलेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा। इससे हमारे देश में जो हमने सेकुलर कंट्री का कॉन्सेप्ट हमने लिया था, सपना देखा था, वो हमारे लिए एक चुनौती बन गया कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक देश आज़ाद हो रहा है, एट अ टाइम उसी देश में रिलीजन के बेस पर पार्टीशन हो रहा है, तो सेकुलर इंडिया के जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज साबित हुआ, चैलेंज दिखने लगा उसमें कि रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा सेकुलर इंडिया। नेक्स्ट हमारा, द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन नीडेड अर्जेंट रिजोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे उसको यूनियन इंडिया में, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने अपने आप को यूनियन ऑफ इंडिया में मिला लिया, इंटीग्रेट कर लिया। और उस समय अर्जेंट भी था, जरूरत भी था एक रिजोल्यूशन की, ताकि जो बाकी के प्रिंसली स्टेट हमारे
इंडियन बाउंड्री के अंदर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, नेक्स्ट आपको मैप में दिखाया जाएगा। तो एक ऐसा रिजोल्यूशन लाया जाए कि उस रिजोल्यूशन से उसको इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया जाए। नेक्स्ट हमारा इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी ड्रॉन अफ्रेश टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जैसे देश आज़ाद हो रहा है तो जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स होंगे उसको इंडियन यूनियन में मिलाया जाएगा, एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा, अर्जेंटली नीडेड था। साथ ही जो भी हमारे स्टेट्स होंगे अंदर के उसको हमें एक फ्रेश तरीके से स्टेट्स को क्या करना है, बाउंड्री को रिफ्रेम करना है, दोबारा बाउंड्री को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसको हम किस बेस पे करेंगे, हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, वो भी एक हो सकता है, कल्चरल भी है हमारे पास, जियोग्राफिकल भी है हमारे पास। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि जो हमारे पास लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी उसके बेस पर हमारे स्टेट्स होंगे उसकी बाउंड्री को हम दोबारा ड्रॉ करें। ये भी हमारे पास था क्योंकि जब हम लोगों ने नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस समय हमारी जो कांग्रेस कमेटी थी उसकी डिमांड थी, उसने ऐसा एक्सेप्ट किया था कि हम लोग लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट्स को बाउंड्री को उसका ड्रॉ करेंगे, ना कि जो ब्रिटिशर्स करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के लिए उस बेस पर। तो ये भी हमारे एक तरीके से चैलेंजेस था। नेक्स्ट हमारा डिस्पाइट द टर्मोइल एट इंडिपेंडेंस इंडियाज लीडर्स फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग द मल्टीपल चैलेंजेस फेसिंग द न्यू नेशन विदाउट लूजिंग साइट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। अब दूसरी तरफ हमारे पास एक चुनौती ये है कि हमारे देश के अंदर आज़ादी के साथ एक तरीके से उथल पुथल मची हुई है और हमारे जो लीडर हैं उनका फोकस कहीं ना कहीं जो हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं न्यू नेशन के पास उनकी तरफ है। साथ ही हमें जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है उसको भी फोकस रखना है, उसको भी हमें धूमिल नहीं होने देना है। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड 3 मेन चैलेंजेज। तो जो हमारा देश था, राष्ट्र था उस समय, उसके पास 3 मुख्य चुनौतियां थी। फर्स्ट है हमारे पास नेशन बिल्डिंग, देश की पहली चुनौती थी हमारी नेशन बिल्डिंग। सेकंड है हमारी इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, हमारी इंश्योरिंग सोसाइटी डेवलपमेंट एंड वेलबींग। अब नेशन बिल्डिंग कैसे होगा समझिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब नेशन बिल्डिंग कैसे होगा, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो हमारे देश में मोर देन 550 क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी छोटे छोटे रजवाड़े थे, राज्य थे। अब वो क्या थे, उनकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी थी, उसको इंडिया में मर्ज करना और उसकी जो फीलिंग है उसको इंडिया की फीलिंग के साथ अटैच कराना। नेक्स्ट हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, हमारी लिंग्विस्टिक जो पॉपुलेशन है हमारी, उन सबको एक इंडिया के साथ कनेक्ट कराना बहुत बड़ी चुनौती थी। यानी सबके अंदर देशभक्ति जगाना, उनको ये फील कराना कि ये इंडिया हमारा है, ये उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नेक्स्ट है हमारा इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि उससे जब हम आज़ाद हुए थे तो ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। बाकी हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स थे वो भी डेमोक्रेटिक नहीं थे, उसमें राजशाही थी, मोनार्क थे। तो इस चीज को इमीडिएटली आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये भी डेमोक्रेटिक तरीके से प्रॉपर डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंटेशन हो, ये भी मुख्य चुनौती थी। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरिंग सोसाइटी डेवलपमेंट एंड वेलबींग। और थर्ड है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे देश के अंदर बहुत ही लार्ज लेवल पर पॉपुलेशन गरीबी के अंदर थी। देश हमारा बहुत ही अविकसित था, पिछड़ा देश था, गरीब देश था। तब हमारे देश को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, वहाँ के पॉपुलेशन का वेलबींग कैसे किया जाए, सबसे बड़ी ये चुनौतियाँ थी हमारे पास। बेसिकली 3 हो गई, नेशन बिल्डिंग, इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, इंश्योरिंग सोसाइटल डेवलपमेंट एंड वेलबींग्स। तो ये 3 चुनौतियां हैं, इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं।
फर्स्ट हमारा फर्स्ट चैलेंज वाज क्रिएटिंग ए यूनाइटेड नेशन, यानी पूरे देश को एक साथ रखना, दैट अकोमोडेटेड इट्स डाइवर्स लैंग्वेज। उसके अंदर क्या क्या रहेगा, हमारे जो बहुत सारी लैंग्वेज है वो भी रहे, कल्चर भी रहे, हमारा रिलीजन भी रहे, वो सब एक देश के अंदर रहे, अपने आप को अलग की फीलिंग ना हो उनके अंदर। देयर वॉज डाउट्स अबाउट इंडिया एबिलिटी टू रिमेन यूनिफाइड स्पेशली आफ्टर द पार्टीशन। अब यहाँ पर ये संदेह होने लगा था, डाउट होने लगा था कि क्या इंडिया की ये एबिलिटी है कि पार्टीशन के बाद इंडिया यूनिफाइड रह पाएगा। मुख्य चुनौती हमारे पास ये थी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया टेरिटरी एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल यूनिटी विदाउट सप्रेसिंग रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटी वॉज क्रिटिकल इशू। अब ये समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया की जो टेरिटरी है उसको इंटीग्रेट करना, एक साथ रखना। हाँ, तो ये इसमें कि मेंटेनेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी जो हमारी टेरिटरी का इंटीग्रेशन रहे, साथ में हम लोग क्या रहे कि नेशनल यूनिटी भी मेंटेन रहे, और साथ में ये भी रहे कि हमारी जो रीजनल डाइवर्सिटी है, सब नेशनल आइडेंटिटी है हमारी, वो भी सप्रेस ना हो, उनका भी अस्तित्व रहे। ये बहुत बड़ा हमारे पास क्रिटिकल इशू था। ऐसा ना हो कि हम कोई नेशनल यूनिटी के लिए अपनी जो सब रीजनल डाइवर्सिटी है, सब नेशनल आइडेंटिटी है, उसको हम खत्म कर दें। अगर वो होता है तो हमारे देश के लिए एक थ्रेट हो जाएगा, नेशन के लिए एक थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। तो सब नेशनल आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए देश के अंदर यूनिटी क्रिएट करनी थी, वो हमारे लिए जरूरी था। क्योंकि सब नेशनल आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि देश के डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, स्टेट्स थे, उनकी अपनी कहीं ना कहीं छोटी मोटी पहचान है। कोई ना कोई स्टेट्स अपने लिए एक यूनिक है, उसकी यूनिकनेस बनी रहे, उसकी जो स्पेशलिटी है, उसकी जो फीचर्स हैं वो बना रहे, बट वो इंडिया के साथ कनेक्ट हो जाए। ये चुनौती थी हमारे पास, वर्क क्रिटिकल इशू। नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला है हमारा इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है हमको, एज आउटलाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स। जो डेमोक्रेसी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, और जो कहीं न, और साथ में हमने फंडामेंटल राइट को भी दिया है लोगों को, राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन, इंडिया अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ एवरी सिटीजन को आज़ादी के साथ ही राइट टू वोट दे दिया गया था हमने, और हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनली, एमिंग टू इंश्योर पॉलिटिकल कंपटीशन, और पॉलिटिकल कंपटीशन भी हो जिसमें कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़े विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो कि जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है ये बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस दिखे हमको डेमोक्रेटिक है, इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इसेंशियल। जो कि हमारी डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो हमको यथा दिखनी चाहिए, होनी चाहिए साथ में, ये ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में रहे, रियलिटी में ना हो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। तो ये बहुत जरूरी था हमारे लिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड चैलेंज वाज टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, नॉट जस्ट सम सेक्शंस। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो डेवलपमेंट हो, वेलबींग हो, पूरे सभी सोसाइटी का हो, ये ना कि कुछ सेक्शंस का हो। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज्ड क्वालिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशली मेंशन किया था कि जो हमारे पास स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेंगे डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, अलॉन्ग विद सेटिंग वेलफेयर गोल्स थ्रू द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू हमारे देश में जो सोशल वेलफेयर के भी गोल्स रहेंगे कि सरकार कुछ ऐसा भी करेंगी जिससे गरीब लोगों का वेलफेयर हो, और वो हम किसके थ्रू करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन वाज क्रूशियल। और साथ ही साथ हम लोग एक अच्छी पॉलिसी बनाएंगे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करे
और देश के अंदर से गरीबी को दूर करे। ये हमारी मुख्य चैलेंजेस थे, मुख्य चुनौतियां थी। नेक्स्ट हमारा टुमारो। अब देखिए जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फिगर्स थे उनके बारे में कुछ कुछ उनकी क्या सोच थी उस समय आज़ादी के बारे में, उनको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। महात्मा गांधी जब आज़ाद हुआ था देश तो वो कलकत्ता में थे, तो उन्होंने 14 अगस्त 1947 को अपनी स्पीच में कहा था, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, यानी कल हम ब्रिटिश गुलामी से आजाद हो जाएंगे। बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन, परंतु आधी रात को मिडनाइट में हमारा देश का पार्टीशन हो जाएगा। टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज द मॉर्निंग, यानी जो हमारा कल का दिन होगा एक तरफ हर्ष का होगा, दूसरी तरफ शोक का होगा। समझिए आपको इसको कितना इंपॉर्टेंस है। एक तरफ हमारा देश आजाद हो रहा है, कितने वर्षों का संघर्ष किया हमने, नेशनल मूवमेंट चलाया, कितनी हमारी कुर्बानियां हुई, कितने लोग शहीद हुए, साथ में खुशी के साथ हमको एक शोक भी मिल रहा है कि हमारा देश टूट रहा है, पार्टीशन हो रहा है। तो गांधी जी का उस समय का ये कोट है। नेक्स्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर्स को 15 अगस्त 1947 को, उन्होंने इसमें बोला था कि जो हमारे देश में मुस्लिम माइनॉरिटी है इतनी बड़ी नंबर पर है, आर सो लार्ज नंबर्स दैट दे कैन नॉट इवन इफ दे वांट गो एनीवेयर एल्स, अगर वो चाहें भी तो नहीं जा सकते कहीं और, क्योंकि हमारे देश की पास मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है, वो चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते। दिस इज अ बेसिक फैक्ट अबाउट विच देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता हमारे पास, ये एक तथ्य है। वॉट एवर द प्रोवोकेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड वॉट एवर द इंडिग्निटीज एंड हॉरर्स इन्फ्लिक्टेड ऑन नॉन मुस्लिम्स देयर, यानी जो भी पाकिस्तान प्रोवोक करे अपने यहाँ के जो माइनॉरिटी है, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर कितना भी उनके प्रताड़ित करे उनको, बट वी हैव गॉट टू डील विद दिस माइनॉरिटी इन अ सिविलाइज्ड मैनर, बट हमें हमारी माइनॉरिटी को बहुत ही सभ्य तरीके से ट्रीट करना होगा। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी, हमें उन्हें सिक्योरिटी देनी होगी। राइट टू सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, वो भी हमें प्रोवाइड करने होंगे। इफ़ वी फेल टू डू सो, अगर हम ऐसा करने में फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में, सोसाइटी में एक तरीके से वो जहर का काम करेगा और हमारी सोसाइटी को पूरा खराब कर देगा, वो हमारे देश को तबाह कर देगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश के सभी सिटीजन्स को, वेदर दे आर माइनॉरिटी और मेजोरिटी, सबको ट्रीट करना है, अच्छे से ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है। तो ये हमारे पंडित नेहरू का चीफ मिनिस्टर्स को लेटर था। नेक्स्ट है पार्टीशंस, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, यानी पार्टीशन हो रहा है हमारे पास एक तरफ, दूसरा डिस्प्लेस कर रहे हैं लोग यहाँ से वहाँ। अब जो लोग डिस्प्लेस किए हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको पुनर्वास करना है, उनको घर एकोमोडेशन प्रोवाइड करना है। तो इसमें है ऑन 14 to 15 अगस्त इंडिया एंड पाकिस्तान वर बोथ एस्टेब्लिश्ड एज सेपरेट नेशन स्टेट्स ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी 14-15 को इंडिया और पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन स्टेट्स बन जाते हैं ब्रिटिश इंडिया से। द पार्टीशन विच इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ टेरिटरीज was a result of political development and the culmination of the two nation theory proposed by the Muslim League। टू नेशन थ्योरी के बेस पर हमारे देश का पार्टीशन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये किसने प्रपोज किया था? मुस्लिम लीग ने, जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी। टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट हमारा द कांग्रेस पार्टी अपोज द टू नेशन थ्योरी एंड डिमांडेड फॉर पाकिस्तान। पॉलिटिकल इवेंट इन 1940 इंक्लूडिंग competition between Congress and the Muslim League along with the influence of British policy ultimately led to creation of Pakistan।
जो हुआ क्या था कि कांग्रेस पार्टी ने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था और पाकिस्तान की डिमांड को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि 1940 में कुछ पॉलिटिकल इवेंट ऐसे हुए कि फाइनली जो है ब्रिटिश इंडिया को पाकिस्तान में और इंडिया में डिवाइड होना पड़ा। बट स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी ने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था और पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा, अब एक पाकिस्तानी शायर हैं, ये एक बहुत ही फेमस हैं, फैज अहमद फैज, जो पाकिस्तान में जब डिवाइड हुआ था तो पाकिस्तान में ही रह गए थे, बट इनकी फीलिंग ये नहीं चाहते थे कि देश का पार्टीशन हो। तो ये लाइफ टाइम तक क्या हुआ कि जेल में रहे बहुत ज़्यादा। इनकी जो थॉट थे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं थे, इसीलिए उनको काफ़ी लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ा था। तो इन्होंने कुछ शायरी लिखी थी इसके ऊपर, यानी इसका मतलब यह है कि ये नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। और इन्होंने बेसिकली सियालकोट में इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, और रह गए थे पार्टीशन के बाद। इनकी जो थिंकिंग थी वो लेफ्टिस्ट थी, इज पॉलिटिकल लीनिंग, इनकी सोच थी लेफ्टिस्ट थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपोज करते थे हमेशा, और इनको बहुत लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ा था। बहुत ही फेमस ये पर्सनैलिटी थे, फैज अहमद फैज। नेक्स्ट हमारा अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जो हैं इंडियन थी ये, और इन्होंने भी इस पार्टीशन को अपोज किया था, इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, ये भी इसके विरोध में थे कि देश का विभाजन ना हो। इसकी वकालत करती थी कि देश हमारा पार्टीशन ना हो देश का। पंजाबी पोइट हैं, फिक्शन राइटर हैं, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, ज्ञानपीठ मिल चुका है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है सीयूटी वगैरह में, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, यानी पार्टीशन हमारे देश का जो हुआ था उसका क्या प्रोसेस था, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। यानी हमारा जो पार्टीशन होगा, टू नेशन थ्योरी जो था, अब वो किस तरीके से टू नेशन थ्योरी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। यानी हम जहां भी रिलीजियस मेजोरिटी के बेस पर होगा, वो कैसे होगा उसको हम लोग आगे देखते हैं। एरियाज वेयर द मुस्लिम वर इन मेजोरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, यानी जहां भी मुस्लिम्स क्या होंगे, मेजोरिटी में होंगे, वो टेरिटरी पाकिस्तान की होगी। द रेस्ट वॉज टू स्टे विद इंडिया, बाकी की इंडिया के साथ रहेगी। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज। तो इसमें बहुत सारी चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस क्या थे प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी में, क्या चैलेंजेस थे इसको देखते हैं हम लोग। देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन द ब्रिटिश इंडिया, यानी ऐसी कोई बेल्ट नहीं थी, ऐसा कोई एरिया नहीं था जहाँ पे ऐसी कोई सिंगल बेल्ट नहीं जहाँ पे कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हो। अगर कोई एरिया है, सपोज एरिया है, तो यहाँ पे मुस्लिम भी हैं और कुछ एरिया में नॉन मुस्लिम भी मेजोरिटी में है। ऐसा कोई फिक्स सिंगल बेल्ट नहीं थी कि जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी में हो। देयर वाज टू एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। सो पाकिस्तान विल कंप्राइज टू टेरिटरीज, वेस्ट एंड द ईस्ट। बट दो एरिया थे हमारे पास, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पर मुस्लिम क्या थे इस स्टेट में, और ईस्ट के और वेस्ट के स्टेट में मुस्लिम मेजोरिटी में थे। सो ये माना गया कि ये ईस्ट हो जाएगा पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान हो जाएगा। बट ये भी एक चैलेंज था कि मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं थे, ऐसा कुछ एरिया नहीं था। बट दो स्टेट थे जिनको हमने ईस्ट और वेस्ट मान लिया था, क्योंकि ये पूरे स्टेट के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी थी पॉपुलेशन। जैसे मैं आपको इस मैप के थ्रू बताऊं तो जो एरिया था हमारा ये वाला, अगर हम इसको यहां से कहें तो जो पाकिस्तान का एरिया है हमारा, और हमारा ये बांग्लादेश का एरिया है, तो ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान बना था, और ये हमारा, मैं आपको एक करेक्ट करते हैं, पाकिस्तान इतना नहीं है यहाँ से यहाँ तक,
बेसिकली जो भी एरिया है पाकिस्तान का, तो ये हमारा वेस्ट पाकिस्तान बना था डिवाइड होके। ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया, ये वेस्ट पाकिस्तान हो गया। ये दो एरिया ऐसे थे, स्टेट थे जहाँ पे मुस्लिम्स क्या थे, मेजोरिटी में थे। बाकी मुस्लिम हर जगह थे, हर स्टेट में थे, बट मेजोरिटी में नहीं थे। नेक्स्ट है हमारा नॉट मुस्लिम्स मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। सेकंड चैलेंज हमारे पास ये था कि सभी मुस्लिम जो मेजोरिटी एरिया थे वो ये नहीं चाहते थे कि हमको पाकिस्तान में शामिल किया जाए। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान एक बहुत ही बड़े लीडर थे, कहाँ के, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की। उनको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। वॉज स्टंचली अपोज टू द टू नेशन थ्योरी। इन्होंने टू नेशन थ्योरी का बहुत कड़क तरीके से विरोध किया था। फाइनली इनके विरोध को दरकिनार कर दिया गया और देश का विभाजन हुआ और इनका एरिया भी पाकिस्तान में इंक्लूड किया गया फाइनली। थर्ड चैलेंज हमारे पास ये था, द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल। इसमें क्या था कि जो पंजाब और बंगाल है, हमने ईस्ट और वेस्ट देखा था, ये वही एरिया है, हैड वेरी लार्ज एरिया वेयर द नॉन मुस्लिम्स वर इन द मेजॉरिटी। अब इसमें बहुत सारे एरिया ऐसा था बंगाल और पंजाब में कि यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे थे, सपोज ये पंजाब है, सपोज ये बंगाल है, ये बंगाल है, पंजाब है, तो फाइनली तो इसमें क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी में है इसमें, बट कुछ एरिया इसके ऐसे हैं जहां पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में है। अब इसको किस तरीके से किया जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक मुख्य चैलेंज था। फाइनली होता क्या, इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफरकेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी। कैसे, रिलीजियस मेजॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल। यानी इसको भी हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल पर जाके कि जो जो मेजॉरिटी के एरिया हैं वो सब पाकिस्तान में दे दिए जाएं, यानी मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं वो पाकिस्तान में और जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं वो इंडिया को। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाई मिडनाइट ऑफ 14 to 15 अगस्त। ये डिसीजन बट 14 और 15 जो अगस्त थी हमारी, तब तक हम लोग फाइनल नहीं कर पाए थे। तो इससे कहीं ना कहीं एक जो देश के लोग थे, सिटीजन थे, अब देश आजाद हो गया तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो पाकिस्तानी हैं कि वो इंडियन हैं। ये एक बहुत बड़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम थी उस समय। नेक्स्ट है हमारा द इशू ऑफ माइनॉरिटीज बिकेम अ सिग्निफिकेंट एंड इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम विद हिंदूज एंड सिख्स इन द एरिया दैट बिकेम पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स इन पार्ट ऑफ द इंडिया फेसिंग वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और थी वो थी इशू ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी का इशू क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बन जाते हैं, तो पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी होगी नॉन मुस्लिम और इंडिया की जो माइनॉरिटी होगी नॉन हिंदू, उसका क्या होगा, उनको अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, क्योंकि उनका इंडिया के कुछ लोग पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के इंडिया आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत लार्ज लेवल पर डिस्प्लेसमेंट हुआ और साथ में वायलेंस हुआ, हिंसा हुई। तो ये एक मुख्य चैलेंजेस था उस समय। Next, the scale of violence and displacement was unforeseen and there were no plan in place to handle the mass migration and communal violence that ensued। यानी जो इतनी बड़ी संख्या पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ये ऐसा उम्मीद नहीं थी, सडनली हुआ था, हमारे पास कोई प्लान नहीं था इस चीज़ को हैंडल करने का, इस माइग्रेशन को करने का। कम्युनल वायलेंस जो हो रहा था उसको हम किस तरीके से करें, इस लार्ज लेवल पर कम्युनल वायलेंस को कैसे टैकल किया जाए, तो ये एक हमारे पास मुख्य चैलेंजेस था। बेसिकली 4 हमारे पास चैलेंज हो गए जो रिलीजियस मेजॉरिटी के बेस पे हमने जो प्रोसेस था हमारा डिवीजन का, पार्टीशन का। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन हो जाता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए थे उसको देखते हैं हम, क्या क्या परिणाम निकले उसके। इसमें है द ईयर 1947 मार्क्ड वन ऑफ द हिस्ट्रीज लार्जेस्ट most sudden, unplanned and tragic population transfer with extensive violence and atrocities along religious lines।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो आज़ादी हुई 1947 में, एक हिस्टोरिक, बहुत बड़ी हिस्ट्री का एक पॉइंट था, एकदम अचानक से होने वाली ऐसी घटना, अनप्लान्ड, हमारे पास कोई प्लान नहीं था इस चीज को टैकल करने का, जो एक सडनली हो रहा था, पार्टीशन हुआ, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, कुछ चीज हमारे पास अनप्लान्ड हो गई थी, ट्रेजिक पॉपुलेशन ट्रांसफर हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही है, लोगों के पास अत्याचार हो रहे हैं रिलीजियस बेस पर। तो ये बहुत सारे हमारे पास कुछ ऐसे अनवांटेड, सडनली होने वाले, बहुत ही सैड कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए हमारे पास जिसको हम लोग फेस नहीं कर पा रहे थे। ये पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस थे। सिटीज लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता वर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। यानी जो देश, जो हमारे पास कलकत्ता के देश के शहर थे, कलकत्ता, लाहौर, अमृतसर, कुछ और हमारे सिटीज हो गए, ये बड़े बड़े शहर, ये कहीं ना कहीं कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए थे। एक साइड के लोग सिटी के अंदर दूसरी सिटी के एरिया में जाने से कतरा रहे थे, डर रहे थे। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, लीडिंग टू द सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। यानी रिलीजियस बेस पर डिवाइड हो गई थी ये शहर। नेक्स्ट हमारा द वायलेंस फोर्स पीपल टू फ्ली देयर होम। जो वायलेंस हो रहा था उसकी वजह से लोग अपने घर को छोड़ रहे थे, सीकिंग रिफ्यूज इन द कैंप्स, और कैंप में जाकर शरण ले रहे थे, एंड फेसिंग हॉस्टाइल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनी वर अटैक्ड, किल्ड, रेप्ड ड्यूरिंग दियर माइग्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन उस समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, वर्किंग नहीं कर रहा था, ये सिचुएशन थी। बहुत सारे लोग पर अटैक होते हैं, माइग्रेट कर रहे थे जब, रेप कर दिया जाता है माइग्रेशन टाइम पे। और सबसे बड़ी एक बैड न्यूज ये थी कि खुद घर वालों ने अपनी जो गर्ल्स थी, वीमेन थी, उनका मर्डर किया फैमिली ओनर के लिए, ताकि उनकी फैमिली की इज्जत बचे। ये बहुत दुखद न्यूज थी। लड़कियों को, महिलाओं को पकड़ के रेप किया जा रहा है, सडनली उनका रिलीजन कन्वर्जन किया जा रहा है, फोर्सफुली मैरिज किया जा रहा है। ये सारे हमारे पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस थे, बहुत दुखद कॉन्सिक्वेंसेस थे हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारा पार्टीशन लेड टू वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा पार्टीशन हो रहा है, एक बहुत बड़े लेवल पर डिस्प्लेसमेंट होता है, विद मिलियंस लिविंग इन द रिफ्यूजी कैंप्स। बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ लाइव्स, लोग क्या करते हैं, रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हो जाते हैं। कल्चरल एक्सप्रेशंस लाइक लिटरेचर, फिल्म्स हैव डिपिक्टेड द पार्टीशन एज अ डिविजन्स ऑफ हार्ट्स। बहुत सारे लिटरेचर हुआ, मूवीज हुई, उसमें डिपिक्ट किया जाता है जैसे डिविजन्स ऑफ हार्ट, दिलों का टूट जाना, एक टाइप की, इस तरीके से लोगों ने अपनी फिल्मों में, साहित्य में, टेक्स्ट में मेंशन किया है। अंडरस्कोरिंग द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन दोज हु लिव्ड थ्रू इट। उनके मानसिक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या थे जो इस दुखद आपदा से गुजरे हैं। एन एस्टिमेटेड 8 मिलियन पीपल माइग्रेटेड अक्रॉस द न्यू बॉर्डर्स। समझिए 8 मिलियन लोग माइग्रेट किए एक तरफ से दूसरी तरफ, विद 5 to 10 lakh people killed in the partition related violence। जो आज़ादी से रिलेटेड वायलेंस था उसमें 5 से 10 लाख लोगों की हत्या हुई है। डिस्पाइट द डिवीजन बीइंग बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन, द इंडियन लीडरशिप अपोज टू द टू नेशन थ्योरी। डिवीजन होता है हमारा रिलीजियस लाइन पर, इंडियन जो हमारी लीडरशिप है टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करती है, कमिटेड टू सेकुलर ideal ensuring equality regardless of religious affiliation and enshrined in the Indian Constitution। हमने अपने देश को सेकुलर बनाने की कोशिश की और उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा है। नेक्स्ट हमारा द पार्टीशन रेज क्वेश्चंस अबाउट इंडियाज आइडेंटिटी। अब जैसे ही हमारा देश आजाद होता है, पार्टीशन होता है, कम्युनल वायलेंस होते हैं, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट होता है मास लेवल पर, तो इसने हमारी इंडिया की आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया, स्पेशली रिगार्डिंग इट्स मुस्लिम पॉपुलेशन विच रिमेन्ड सिग्निफिकेंट। कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रह रही है उसके बारे में क्या होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू ट्रीट ऑल रिलीजियस माइनॉरिटी इक्वली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कहा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया। और जैसे कि आपने पढ़ा था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, उन्होंने सारे जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनको लेटर लिखा कि हमारी जो माइनॉरिटी है उसको हम, वेदर वो किसी भी रिलीजन की है, उसको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, रिजेक्टिंग द नोशन ऑफ इंडिया एज अ
हिंदू नेशन इन फेवर ऑफ अ सेकुलर स्टेट। हम उसको हिंदू कंट्री नहीं बनाएंगे, हम उसको सेकुलर कंट्री ही बना के रखेंगे। On the 15th August 1947, Mahatma Gandhi did not participate in any of the Independence Day celebration. Most important question है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा ऐसा कौन लीडर था जो इंडिपेंडेंस डे पार्टिसिपेशन जो सेलिब्रेशन था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो थे हमारे महात्मा गांधी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग स्टार नोवा। थैंक यू।